हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पूर्वी लद्दाख से चीन और भारत की जो सेनाएं वापस हुई हैं उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा डिसंगेजमेंट और डी एस्केलेशन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये डिसंगेजमेंट है कि डी एस्केलेशन है, और आर्मी चीफ के बयान पर भी थोड़ा गौर करेंगे। आप सभी को पता है इस समय भारत कई कूटनीतिक मोर्चे पर जूझ रहा है। एक तरफ तो वो कनाडा से जस्टिन ट्रूडो से जूझ रहा है। वहाँ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारतीय एजेंट पर यह आरोप लगाया है कि उसके वजह से गुरुद्वारा से निकलते समय हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। और इसी प्रकार से निखिल गुप्ता और विकास यादव पर अब बाइडेन सरकार ने यानी अमेरिका ने एक्चुअली यह आरोप लगाया कि वो लोग गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी है, घोषित आतंकवादी है, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा विश्वमन करता रहता, अमेरिका में रहता है, कनाडा में भी आता जाता रहता है, उसको मारने के षड्यंत्र का खुलासा कर रहे हैं अमेरिका वाले और भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कहना है कि भाई ऐसा है, विकास यादव की जहाँ तक बात है वो बहुत पहले रॉ से निकाल दिया गया था, और निखिल गुप्ता की जिसकी बात कर रहा है अमेरिका, एक्चुअली वो रॉ से जुड़े ही नहीं थे या भारतीय एम्बेसी से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो अमेरिका मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहा है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। विक्रम मिश्री के बयान का लबोलुबाब मतलब यही हुआ। और तीसरा, चीन की तरफ से भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो रही थी भारत को। और एक चौथा भी था, राहुल गांधी जाकर के विदेश में चीन की तारीफ कर रहे थे और ये बोल रहे थे भारत में भी, पार्लियामेंट में भी, कि चीन 1200 किलोमीटर अंदर तक लद्दाख में घुस गया है। और कभी कभी उनके पार्टी के लोग 1-2 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्जे की भी बात कर दिया करते थे, खास करके पवन खेड़ा और जयराम रमेश जैसे लोग। और इस प्रकार से भारत कई मोर्चों पर कूटनीति से जूझ रहा था। पाकिस्तान का और बांग्लादेश और मालदीव के मामले हल्के फुल्के जो थे वो तो थे ही, लेकिन अंततः भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है कि चीन के साथ बातचीत करके डिसएंगेजमेंट करा दिया है। यानी आजकल तो हर चीज़ें सैटेलाइट से स्पष्ट हो जाती है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि डेमचोक और डेप्सांग इलाके से, जो कि पूर्वी लद्दाख में ही स्थित है, वहाँ से भारतीय सेना भी वापस लौट रही है अपने टैंक लेकर के, और चीनी सेना भी वापस जा रही है। आप सभी लोगों को पता है कि मोल्दो और चुशुल के बीच के पॉइंट पर दोनों देशों के सेना के कमांडरों के बीच 21 राउंड की बातचीत हो चुकी है। जबकि फरवरी में संभवतः 2019 में अजीत डोभाल, जो भारत की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वहाँ के विदेश मंत्री वांग ई, चीन के विदेश मंत्री वांग ई, जो कि 2014 में स्टेट काउंसलर थे, उनके बीच 22 राउंड की बातचीत हो चुकी है। यानी दो स्तर पर बातचीत हो रही है। एक तीसरा स्तर राजनीतिक स्तर भी कह सकते हैं। मोटे तौर पर चीन के और भारत के बीच 3 स्तर पर बातचीत होती रही है। अब किस स्तर पर बातचीत का कारगर परिणाम आया है ये तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये हम जरूर बता दें कि गलवान घाटी में जो जून 2020 में घटना घटी थी, जिसमें कि चीनी सैनिकों ने भारत पर हमला किया था, और उसमें भारत के 20 से अधिक जवान, खास करके राष्ट्रीय राइफल्स के, शहीद हो गए थे। उसके कर्नल भी शहीद हो गए थे, संतोष बाबू, जो कि तेलंगाना से आते थे। यह क्लियर कट उल्लंघन था भारत के साथ हुए समझौते, शांति और प्रशांति संबंधी समझौता, जो 1993 का समझौता था,
या WMMMCC यानी कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन पे जो समझौता था 2005 का, उस पर माने ये मैकेनिज्म संबंधी समझौता था कि वो तौर तरीके, मेन समझौता तो 96 का ही माना जाता है, जिसमें कि विश्वास बहाली का समझौता हुआ और किसी भी तरह के आग्नेयास्त्र या एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसीलिए चीनी सैनिक बहुत ही शातिर थे। उन्होंने ग्वांगडोउ एक खेल खेला जाता है चीन में, जिसमें फरसे नुमा या भाला नुमा नुकीला पदार्थ लगा रहता है टॉप की ओर और लाठी से बंधा रहता है। जैसे भारत में फरसा इस्तेमाल किया जाता है या भाला का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह का होता है। और उसमें लाठी में वो लोग कंकरीले तार बांध करके आते थे और उसी से भारतीय सैनिकों पर हमला करते थे। लेकिन भारत ने भी इसका जवाब ढूंढ लिया और उसने भी यही करना शुरू कर दिया। उसके बाद से चीन को लगा कि भाई शेर का सवा शेर हमको मिलने लगा है, और करीब 55,000 सेना चीन की भी वहाँ लगी हुई थी और भारत की भी लगी हुई थी। 4 साल की कवायद के बाद अंततः चीन को लग गया कि भाई ऐसा है, हम भारत से पार नहीं पा पाएंगे। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन की भी दखल बताई जाती है और ब्रिक्स सम्मेलन भी जो वहाँ कजान में हुआ रूस में, उसकी पृष्ठभूमि के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने भी शायद समझाया था चीन के राष्ट्रपति को कि अरे भाई, इस तरह से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो यही चाहता है किसी तरह से दक्षिण एशिया में दखल का मौका मिले और वो मज़े ले। दूसरे शब्दों में, इसका कोई हल निकलेगा नहीं, क्योंकि भारत भी एक ताकतवर देश है और आप सीधे भारत से युद्ध करके कभी जीत नहीं पाएंगे। देखिए, हम यूक्रेन से पर आक्रमण किए, लगता था कि हम 7 से 10 दिन के भीतर ये युद्ध समाप्त कर देंगे, और 3.25 साल हो गया, अभी तक हम इस युद्ध में लगे ही हैं। ये केवल अमेरिका का कारण हो रहा है। युद्ध न तो यूक्रेन लड़ना चाहता था, न तो हम लड़ना चाहते थे, लेकिन अमेरिका पश्चिमी देशों के शह पर चढ़ा करके यूक्रेन को हमसे युद्ध करवा रहा है और अस्त्र शस्त्र की सप्लाई देकर अपने लिए मार्केट का जुगाड़ कर रहा है। यानी अपने यहाँ जो अस्त्र शस्त्र डंप पड़े हुए हैं, उनके लिए वह बाजार ढूंढ रहा है। ऐसे ही वो भारत के साथ भी करना चाहता है। भारत को आपके खिलाफ भड़काएगा, लड़ाएगा, और फिर मदद के नाम पर भारत को कुछ अस्त्र शस्त्र देगा और भारतीय बाजार का दोहन करेगा। लेकिन दोनों लोगों की अर्थव्यवस्था इससे काफ़ी पीछे चली जाएगी। लगता है शी जिनपिंग, जो कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरपर्सन भी हैं, बिना उनके इशारे के ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने लगता है ये बात समझ लिया और सेना को पीछे हटाना ही श्रेयस्कर समझा। इसके पहले पैंगोंग त्सो झील के पास जो फिंगर एरिया है, वहाँ जैसे ही कैलाश माउंटेन रेंज को पकड़ा, पैंगोंग झील के पास ही है पैंगोंग त्सो झील, उसके पास कैलाश माउंटेन रेंज है, जिससे होकर के मानसरोवर जाया जाता है। वहाँ ऊंचाई पर स्पेशल फोर्सेज भारत के कमांडो ने, जिसमें ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख के रहने वाले लोग थे, जो वहाँ के टोपोग्राफी से भली भांति परिचित रहे हैं, उन्होंने जैसे ही ऊंचाई को पकड़ा, वैसे ही चीन को समझ में आ गया कि भाई ऐसा हमारे लिए खतरे की घंटी बज गई है, और उन्होंने पैंगोंग त्सो इलाके और पैंगोंग झील के 3 फिंगर एरिया को खाली करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी पेट्रोलिंग पर सहमति नहीं बनी और 21 राउंड तक सेना के कमांडरों के बीच, मोल्दो और चुशुल के बीच जो सैन पॉइंट है, वहाँ बातचीत होती रही कि मोल्दो में, जो कि उनके साइड में है, चुशुल जिसका कुछ भाग हमारी साइड में पड़ता है, ठीक है, इन दोनों जगहों पर बातचीत होती रही, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा निकला नहीं। इसी प्रकार से 22 राउंड
स्पेशल सेक्रेटरी लेवल की बातचीत। इनफैक्ट 1980 से अब तक 50 राउंड से अधिक बातचीत हो चुके हैं सीमा विवाद को हल करने के लिए, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कभी भी बातचीत बन नहीं पाई। तो 22 राउंड तो स्पेशल सेक्रेटरी लेवल की ही बातचीत हो गई और उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। इधर से अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त हुए थे 2014 में, और उधर से वांग ई जो कि इस समय वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उस समय स्टेट काउंसलर थे, उनको चीन ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बताया था। अब चीन क्यों नहीं चाहता कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक्चुअली शांति हो और सीमा का निर्धारण हो, क्योंकि वहाँ बर्फ पिघलने के बाद सब बराबर हो जाता है। ठीक वैसे जैसे गांव में बाढ़ आ जाए, गांव में पानी भर जाए, तो खेत के मेड़ एक दूसरे पहचान में नहीं आते और खेत एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसी प्रकार से बर्फ पड़ने के साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पता नहीं चल पाता और चीन के लिए घुसपैठ करना आसान होता है। फिर वो सलामी स्लाइसिंग करके 4 कदम आगे जाता है और फिर 2 कदम पीछे आकर समझौता कर लेता है, फिर भी तो 2 कदम उसने ज़मीन हड़प ही लिया। यही काम चीन 1962 से करता आ रहा है, एक्चुअली 1959 से करता आ रहा है। 1961 में इधर अक्साई चीन को लेकर के वहाँ जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस मामले में इस मुद्दे को उठाया भी था। महावीर त्यागी नाम था उनका, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी था, लेकिन पंडित नेहरू ने यह कहकर कि भाई वहाँ कुछ पूछता नहीं है, काहे के लिए हम उस पर माने। उसी पर उन्होंने अपनी टोपी उतार कर कहा नथिंग ग्रो, चूंकि हमारी तरह से वो भी चंडू थे, तो उन्होंने टोपी उतार करके कहा कि नथिंग ग्रोज हियर, शुड आई गिव इट अवे टू समबडी एल्स। तो पंडित नेहरू हक्का बक्का रह गए, उनको ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और वो फिर शांत होकर बैठ गए। ये मामला 1 साल पहले का आप सभी जानते हैं। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया था। उस समय माओ से तुंग चीन का राष्ट्रपति था और झाऊ एनलाई वहाँ के प्रधानमंत्री, प्रीमियर कहते हैं उसको, प्रधानमंत्री थे। झाऊ एनलाई 1960 में भारत आए भी थे। वही एकमात्र ऐसा मौका था जब भारत सीमा विवाद को हल कर सकता था, लेकिन पंडित नेहरू ने इस दिशा में कोई ज़बरदस्त कोशिश नहीं की और हिंदी चीनी भाई भाई का फर्जी स्लोगन लेकर के अपना पड़े रहे। खैर, जो भी हो, इस समय स्थिति यही है। सेटेलाइट तस्वीरों से क्लियर होता है कि ये डेप्सोंग और डेमचोक 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पीपी पॉइंट 11 से लेकर पीपी पॉइंट 14 तक आते थे, जहाँ भारत पहले पेट्रोलिंग किया करता था। वह अब प्री 2020 जो विक्रम मिश्री जो कि इस समय विदेश सचिव हैं, उनके बयानात के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उनका बयान ये बताता है कि ये वास्तव में एक बॉर्डर रीअरेंजमेंट है, जिसमें प्री 2020 की स्थिति को बहाल किया गया है। अब देखते हैं आगे और क्या होता है, लेकिन तत्काल के लिए स्थिति यही है कि चीन पीछे हट गया है। सेटेलाइट तस्वीरों से ये क्लियर हो रहा है कि चीनी टैंक वापस जा रहे हैं और भारतीय टैंक भी वापस आ रहे हैं। यह भारत के लिए एक सुखद क्षण है और विरोधी दलों के लिए यह एक मसला था। वह भी नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने लगता है उस इनिशिएटिव को चुरा लिया है और अब उनके पास जातिगत जनगणना के सिवा कोई और राग बचता नहीं है अलापने का। अब देखना है कि आगे क्या होता है, आगे विरोधी दल इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और इस पर पश्चिमी देशों का रिएक्शन क्या होता है। बहरहाल चीन को ये समझ आ गई थी कि भाई ऐसा है, अगर हम भारत से लड़ेंगे भिड़ेंगे पाकिस्तान के साथ तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि भारत भी एक अणु शक्ति से संपन्न देश है और भारत के पास भी खतरनाक किस्म के हथियार हैं। अभी तो मिस्टीरियस कॉली को लेकर के ALI के यानी किलोवाट लीनियर
इंस्ट्रूमेंट काली किलोवाट एम्पियर लीनियर इंजेक्टर कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, लेकिन अब उसको लेकर के अभी चीन गफलत में रहता है कि भारत ने उसका विकास कर भी लिया है, काली एक काली दो का कि नहीं किया है, चूँकि 1989 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आर चिदम्बरम के दिमाग की उपज है। खैर, हम लोग आगे ये देखेंगे कि भारत और चीन के डिसएंगेजमेंट का क्या परिणाम होता है। अब आइए संक्षेप में हम लोग डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के बीच अंतर समझ लेते हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ सेना ने पोजीशन ले रखा था उससे पीछे हटना, लेकिन डी एस्केलेशन का मतलब ये होता है कि हम कभी भी झड़प नहीं करेंगे, चाहे पीछे रहें चाहे आगे रहें, यानी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे। तो डिसएंगेजमेंट हुआ है, डी एस्केलेशन नहीं हुआ। इसी प्रकार इसीलिए भारतीय सेना के प्रमुख आर्मी प्रमुख ने कहा है कि अभी तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिल कर के पूर्व पोजीशन को हासिल किया है, अभी विश्वास बहाली बाकी, यानी अभी दिल मिले हैं लेकिन विश्वास नहीं बना है। दिल तभी सही तरह से मिलेंगे जब विश्वास बहाली हो जाएगी, जब एक दूसरे पर भरोसा कायम हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है डिसएंगेजमेंट तक ही रह जाएगा और डी एस्केलेशन नहीं होगा, यानी चीन के सैनिक फिर भारतीय सैनिकों के साथ किसी और पॉइंट पर झड़प कर लेंगे। झड़प ना हो तो इसे डी एस्केलेशन माना जाएगा और फिर आर्मी चीफ का कहना है भाई भरोसा भी कायम स्थापित करना बाकी है, कायम करना बाकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।